हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो स्टेटिस्टिक्स के पार्ट 1 की वीडियो है। हम फर्स्ट जो है आज का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। यूजीसी रेट इकोनॉमिक्स में ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू ऑल नो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूमैन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस। और मैं ये आपको एश्योरिटी दे रही हूँ कि अगर आपने ये क्लास पूरी अच्छे से कवर कर ली तो आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्लास कंप्लीट डिटेल में है। कहीं से भी कुछ भी नहीं छूटने वाला आपका, सब कुछ, चाहे आपके कितने भी फॉर्मूलाज हो वो सारे के सारे मेंशन है। आपको पता है मैंने लास्ट टाइम पे भी ये सारी चीजें रिवाइज करवाई थी और पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, तो मैंने हर एक चीज को जो है वो कवर किया है। कोई भी चीज आपकी जो है वो नहीं रहने वाली है। इस चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है, पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी, क्योंकि मुझे हर एक चीज को कवर करना था। तो उसके लिए एक पर्सन को खुद भी एनालाइज करना होता है अच्छे से कि कहीं से भी आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो इस एश्योरिटी से अगर आप क्लासेस करें कि अगर मैं ये टॉपिक कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो यहाँ से मेरे क्वेश्चंस जो है वो मिस नहीं होने चाहिए। तो पीडीएफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और आपने बोला था मैम पीडीएफ से पढ़ा दो, आप खुद से नोट करते हो, उससे अच्छा आप पीडीएफ से पढ़ाओ। तो पीडीएफ करने में टाइम लगता है, इसलिए जो है मैं इतना टाइम लगा है इन सब चीजों में। अदरवाइज जो है मैं नॉर्मली भी क्लास ले सकती थी, मिस नहीं होती, बट थोड़ा सा टाइम इस चीज में लगता है। अदरवाइज करते हैं, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, बातें तो बाद में होती रहेंगी। यस, नाउ स्टार्टिंग विद पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ये डेवलप किया किसने? साइमन डेनिस पॉइसन ने। कौन से ईयर में? 1837 में। इन्हीं के ही नाम पे इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम पड़ा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कॉन्सेप्ट है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का? ये डिस्क्राइब करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, स्पेस, एरिया या वॉल्यूम व्हेन द इवेंट अकर्स इंडिपेंडेंटली एंड एट अ कांस्टेंट एवरेज रेट। जब कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंटली अकर हो और उसकी एक कांस्टेंट एवरेज रेट हो, और ये डील करता है बहुत ही रेयर इवेंट्स से, मतलब इनफ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स से। जैसे कि नंबर ऑफ डेथ है, एक्सीडेंट्स है गिवन टाइम पीरियड में। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, कितने आपने प्रोडक्ट बनाया उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने आ गए। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स एब्सेंट कितने हैं, प्रेजेंट की तो नॉर्मली देखते हैं, एब्सेंट मतलब ये किस चीज को मेजर करता है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपका दिखता है जो आपके इवेंट्स इनफ्रीक्वेंटली अकर होते हैं उस पे कौन काम करता है? उस पे काम करता है आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उस पे कौन काम करता है? उस पे काम करता है आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ यस, 1837 का था। यस, इतनी ही है। इनफ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स, इसके साथ एक चीज और लिख सकते हैं कि ये डील करता है रेयर इवेंट्स से। जो रेयर इवेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू, हाँ यहाँ लिखा हुआ है ना कि टाइम, वॉल्यूम एक्सेट्रा। जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स एब्सेंट है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स प्रोडक्ट में आ गए, नंबर ऑफ डेथ हो गई, तो ये सब कौन डील करता है? ये सब, इन सब में डील करता है आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डेरिवेशन है? डेरिवेशन इसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही ली गई है। ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ से इसी पर्टिकुलर लाइन से क्वेश्चन आया था पहले भी। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिंग केस है किसका? तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिंग केस है किसका? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। कब? जब n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा लार्ज हो, मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पर ट्रायल क्या हो? वेरी स्मॉल, 0 के बराबर हो। उस केस में होता है आपका क्या? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही है? रेयर इवेंट्स की जो इनफ्रीक्वेंटली आपके अकर हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रेजेंट नहीं पूछा, ये प्रेजेंट पूछा जाता है तो नंबर ऑफ सक्सेस पूछा जाता है, लेकिन आपसे पूछा है नंबर ऑफ एब्सेंट वर्कर्स, वर्कर्स कितने एब्सेंट है, मतलब ये जो सक्सेस का चांसेस है वो 0 के बराबर है, वेरी स्मॉल है। ठीक है, इसलिए बोला गया है एन, हमने क्या बोला? एन टेंड्स टू इंफिनिटी और पी टेंड्स टू 0, तो एन पी क्या हो जाएगा? वो आपका क्या हो जाएगा? 0, दैट इज फाइनाइट। यहाँ से भी ये पर्टिकुलर पॉइंट से भी क्वेश्चन आया, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताती जाऊंगी कहाँ से क्वेश्चन आया है। मतलब जो इसका मीन होगा ना वो क्या रहेगा? कांस्टेंट, 0, फाइनाइट रहेगा। तो m इज इक्वल टू एन पी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है इसकी? 0 है। ओके, नाउ ये डेरिवेशन लिमिटिंग केस किसका है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। कब? इस पॉइंट पे। ये तो मैंने बता दिया, m इज इक्वल टू एन पी, मीन मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस। देखो, when Poisson approximates binomially, जब Poisson approximate करता है binomial को, उस केस में क्या होगा? approximation is good,
इफ कब कहेंगे कि आपकी जो अप्रोक्सीमेशन है वो गुड है, जब आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है और जब आपकी प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 0.05 है उस केस में। और पॉइजन पैरामीटर क्या होगा, एम क्या होगा, एन इंटू पी, एनपी हम कह सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आपका क्वेश्चन आता है मूवमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, जहां से 100% क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। 100% यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। फर्स्ट मूवमेंट आपका क्या है, फर्स्ट मूवमेंट में आपका जो मीन है वो किसके बराबर होगा, एम के बराबर होगा। यहाँ पे फर्स्ट मूवमेंट, मीन, वेरियांस और आपको जो थर्ड मूवमेंट है, तीनों ही किसके बराबर है, एम के बराबर है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा रटने का कुछ होता नहीं है। सिर्फ जो फोर्थ मूवमेंट होता है ना वो होता है एम प्लस 3m², सिर्फ फोर्थ मूवमेंट। बाकी आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मूवमेंट तीनों किसके बराबर है, एम के बराबर है, मीन के बराबर है। अब आप सेकेंड, ये चीज भी आप ध्यान रखना, ये फाइल तो मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, बट जो नोट कर रहे हैं वो साथ के साथ नोट कर लेना कि आपका जो फर्स्ट मूवमेंट है ना उसमें ये फॉर्मूला भी है, ये भी है, लेकिन वेरियांस आपका क्या निकलेगा, एम। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एम ही आएगा वेरियांस। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, मेन एक तो ये चीज याद रखनी, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आया है, बाय चांस यहाँ से भी आ सकता है, इस चीज को भी मेंशन करके दे सकते हैं मैचअप अगर करवा ले तो, इस चीज को भी मेंशन करके दे सकते हैं अगर मैचअप करा ले तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन वेरियांस इक्वल है किसके बराबर, एम के बराबर। थर्ड मूवमेंट आपका, थर्ड मूवमेंट भी किसके बराबर है, μ3 भी आपका किसके बराबर है, एम के बराबर। लेकिन जो फोर्थ मूवमेंट है वो किसके बराबर है, एम प्लस 3m²। ठीक है, एम प्लस 3m² है आपका फोर्थ मूवमेंट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है मूवमेंट कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और मूवमेंट कॉफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। तो अगर हम मूवमेंट कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो बीटा 1 जो है वो किसके बराबर है, 1/m के बराबर, और गामा 1 किसके बराबर है, √1/m के बराबर। ये चीज ध्यान रखना। और ये क्या कहते हैं, मूवमेंट थर्ड मूवमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड मूवमेंट का क्यूब, यही कर रखा है। थर्ड मूवमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड मूवमेंट का क्या करना है, क्यूब। थर्ड मूवमेंट भी आपका क्या है, एम, और सेकेंड मूवमेंट भी आपका क्या है, एम। थर्ड मूवमेंट का क्या करना है, स्क्वायर, और सेकेंड मूवमेंट का क्या करना है, क्यूब। तो आंसर क्या आएगा, 1/m ही आएगा, वही है। तो बीटा 1 मूवमेंट कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बीटा 1 1/m के बराबर, और गामा 1 किसके बराबर होता है, प्लस √β1 के बराबर। तो ये 1/m है तो ये किसके बराबर होगा, √1/m के बराबर होगा। क्लियर है, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, मूवमेंट कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मूवमेंट कॉफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस किसके बराबर होगा, इसमें बीटा 2 किसके बराबर होगा, बीटा 2 आपका डायरेक्टली जो है मूवमेंट फोर्थ मूवमेंट डिवाइडेड बाय सेकेंड मूवमेंट का स्क्वायर, फोर्थ मूवमेंट डिवाइडेड बाय सेकेंड मूवमेंट का स्क्वायर। अब हमारी फोर्थ मूवमेंट क्या थी, m प्लस 3m², m प्लस 3m² हमारा था फोर्थ मूवमेंट, और सेकेंड मूवमेंट हमारा क्या था, m²। तो m प्लस 3m² डिवाइडेड बाय m², सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस m 1/m प्लस 3। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका बीटा 2। तो बीटा 2 के लिए आप डायरेक्टली क्या याद करेंगे, 1/m प्लस 3 या फिर 3 प्लस 1/m, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है, बीटा 2। ओके, और अगर इस तरीके से दे दिया जाए बीटा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/m, अगर इस तरीके से भी दे दिया जाए, क्योंकि इस तरीके से भी आया है एक एग्जाम में, तो वो भी सही है, बात तो वही है ना, 3 प्लस 1/m। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। तो नोट इस तरीके से करना कि एग्जाम में अगर घूम के भी आ जाए तो भी आपको पता हो, बाद में आप ये ना कहो कि मैम ने तो कराया और ये ना इस तरीके से आया था, ये मैम ने नहीं बताया था। भाई ये थोड़ी बहुत तो खुद की कॉमन सेंस भी लगानी पड़ती है ना एग्जाम में, क्वेश्चन किस तरीके से चेंज होंगे आपको भी पता है। थोड़े से हार्ड पेपर जो है वो बनने लगा है, डायरेक्टली सब कुछ नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी आपको लगाना है। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फीचर में सबसे पहला फीचर है मीन किसके बराबर होता है, वेरियांस के बराबर। फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरियांस बोथ आर इक्वल, जो हमने अभी देखा एम, दोनों किसके बराबर है, फर्स्ट मूवमेंट मीन हमारा एम के बराबर है और हमारा सेकेंड मूवमेंट वेरियांस हमारा एम के बराबर है, तो वही है। फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन और वेरियांस बोथ आर इक्वल टू पैरामीटर एम, ध्यान देंगे। सेकेंड क्या बोला गया है, एज एम टेंड्स टू इंफिनिटी, तो बीटा 1 आपका क्या हो जाएगा, 0। जब एम की वैल्यू इंफिनिटी तक जाएगी तो आप जब बीटा 1 निकालोगे, मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालोगे, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। गामा 1 निकालोगे आप मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वो भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। वैल्यू पुट करोगे ना, बीटा 1 की वैल्यू क्या थी, मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की 1/m, और गामा 1 की वैल्यू क्या थी, √1/m। तो अब वैल्यू पुट करोगे, बीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और बीटा 2 की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस 1/m, 3 प्लस 1/m, m की वैल्यू पुट करो 3 आएगा। गामा 2 की वैल्यू क्या थी, गामा 2 की वैल्यू थी
हाँ हाँ यही तो थी 3+1/m बीटा 2 और गामा 2 की। तो वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टूवर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसके टेंड टूवर्ड्स होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेंड्स टूवर्ड ही होगा। किस लिए यूज किया जाता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है रेयर इवेंट्स के केस में। ये सारे फॉर्मूले जो है वो याद कर लेना। मीन, वेरियांस मतलब फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट, मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, ये आप याद रखेंगे। रेयर इवेंट्स में यूज किया जाता है, मतलब कब अप्लाई होता है? अप्लाइड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी इज वेरी स्मॉल, मतलब लेस देन 0.01 होगी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड टेंड्स टू इंफिनिटी जो हमने देखा, मतलब एन इज वेरी लार्ज, मतलब ग्रेटर देन 50। इन सच केसेस बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इनकन्वीनियंट होता है। एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज होता है? m इज इक्वल टू एन पी, जिसे क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। मास फंक्शन में क्या प्रोबेबिलिटी, क्या क्या फॉर्मूला लगता है? पी आर। पी आर मतलब प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ अकरेंस किसके बराबर है? m की पावर r। m किसके बराबर है? n इंटू पी के बराबर, ठीक है। और r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू है आपकी नंबर ऑफ अकरेंस जो क्वेश्चन में गिवन होगी। e की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 2.7183। डिवाइड वो पावर में माइनस m आपका लगेगा, ठीक है। मतलब मीन्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका है वो आपका क्या होगा? m होगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला आपका आ सकता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे, ओके। ये हो गया आपका क्या? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब टाइप की बात करें, फीचर्स कर रहे हैं ना अभी इसमें टाइप। अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और लिमिटिंग फॉर्म है किसका? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। रेंज ऑफ आर की जो रेंज है वो लाई करती है 0 टू इंफिनिटी के बीच में। सिंगल पैरामीटर है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक ही पैरामीटर m पे कर रहा है। नोइंग m डिटरमाइंस द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। m जो है वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करता है। स्क्यूनेस क्या है? स्क्यूनेस पॉजिटिवली स्क्यूड है क्योंकि हमें पता है जो उसका म्यू3 है m ग्रेटर देन 0, गामा 1 है वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। शेप बिहेवियर की अगर हम बात करें तो एज m इंक्रीजेस स्क्यूनेस आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ेगी, मीन की वैल्यू बढ़ेगी, स्क्यूनेस आपका क्या होगा? कम होगा। एंड फॉर लार्ज m गामा 1 आपका 0 एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली सिमेट्रिकल हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही। ये सारे फीचर्स है किसके? आपके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। यहां से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आप सही से हर चीज को नोट करते जाएंगे। तो मैंने सारे फीचर्स लिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो अब्राहम डी मॉवरे 1733 में इन्होंने डिस्कवर किया फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल कर्व। गॉस एंड लैप्लेस 19वीं सेंचुरी में इन्होंने रीडिस्कवर किया इसको इंडिपेंडेंटली, दोनों ने अलग अलग इसको इंडिपेंडेंटली जो है रीडिस्कवर किया। गॉस ने काम किया ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड डेवलप द थ्योरी ऑफ एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वाइटलाइट ने मिड 19वीं सेंचुरी में एक्सटेंड किया यूज ऑफ नॉर्मल कर्व टू एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, ह्यूमन अफेयर्स में। वहीं अगर हम बात करें गैल्टन की, तो गैल्टन ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का स्टडी किया एंड फाउंड द मोस्ट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन फॉलो द नॉर्मल कर्व। अब ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो इकोनॉमिस्ट के जो भी नाम इनके साथ मिले हुए ना उनका नाम आप ध्यान रखना कि किन किन का नाम आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ की फीचर्स क्या है नॉर्मल कर्व के? ऑल्सो कॉल्ड गोजेन कर्व या फिर जिसे हम बेल शेप कर्व कहते हैं, ये आपने फेमसली देखा होगा। ये डायग्राम आपने देखा होगा किसका? नॉर्मल कर्व का, गुजैन कर्व, बेल शेप कर्व होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल शेप है। मेजॉरिटी ऑफ केस लाई इन द मिडल या फ्यूअर एट बोथ एक्सट्रीम, या तो कुछ ही होते हैं जो एक्सट्रीम पे लाई करते हैं वरना सब मिडल में लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्लस्टर अराउंड द सेंट्रल पार्क, मतलब मीन। प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस इक्वली ऑन बोथ साइड एज वी मूव अवे फ्रॉम मीन। जैसे जैसे हम मीन से दूर जाते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है दोनों ही साइड से, इस साइड से भी इस साइड से भी। एक्सट्रीम वैल्यू टेल्स आर रेयर, एक्सट्रीम वैल्यू पे हम जाएंगे ये बहुत रेयर होता है। तो समरी अगर हम देखें तो क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिकल है, बेल शेप्ड है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसने डिस्कवर किया है? डी मॉर्वे, और लेटर इसको रीडिफाइन किसने किया है? गॉस ने, लैप्लेस ने, क्वार्टलेट ने और गैल्टन ने। ये अप्लाई होता है वाइडली किसमें? नेचुरल, सोशल एंड ह्यूमन साइंस में। डिस्क्राइब करता है सिचुएशन वेयर मोस्ट वैल्यूज आर नियर द मीन विद फ्यू एक्सट्रीम डेविएशन। एक्सट्रीम डेविएशंस कब? और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू किसके आसपास रहेगी? मीन के आसपास रहेगी, ओके। नाउ अब इक्वेशन की बात करते हैं ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इफ x is continuous random variable with mean and standard deviation then its probability density function क्या होगा? px किसके बराबर आएगा? 1 अपॉन
रूट 2 पाई, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 3.416, सबको पता है, इनटू स्टैंडर्ड एविएशन आपका ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन 2 स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है वो नोट कर लेना, अच्छे से मैचअप में आ सकता है। एक्स की वैल्यू आपकी लाई करेगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये भी आ सकता है। म्यू का मतलब वही मीन, जिसका मतलब स्टैंडर्ड एविएशन। ई की वैल्यू हम सबको पता है 2.7182, और पाई की वैल्यू भी सबको पता होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो आप ध्यान रखेंगे, ओके। 1/√2 पाई और स्टैंडर्ड एविएशन। पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या पैरामीटर है? मीन क्या रिप्रेजेंट करता है? सेंट्रल वैल्यू को। स्टैंडर्ड एविएशन हमें पता है क्या रिप्रेजेंट करता है या क्या मेजर करता है? स्प्रेड या डिस्पर्जन, कितना फैलाव है उसको देखता है कौन? स्टैंडर्ड डेविएशन देखता है, कितना डेविएट है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पेशल केस है किसका? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? 1। सेंटर्ड एट 0, सिमेट्रिक अबाउट द मीन, यूज किया जाता है टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन। ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी नॉर्मल एक्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से किया जाता है? यहां से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है। स्टैंडर्ड स्कोर या जेड स्कोर जिसे हम कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड स्कोर या जेड स्कोर इज इक्वल टू नॉर्मल रैंडम वेरिएबल माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे जेड स्कोर निकालने के लिए, है इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, मीन Ez इज इक्वल टू 0, वेरियांस 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 1। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर निकालने को बोला जाए z का, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? ये फॉर्मूला होगा, z की वैल्यू लाई करेगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला इसका है, अगर आपको यहाँ पे ना दिख रहा हो अच्छे से तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, √2 पाई ई माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन जो है, ये फॉर्मूला जो है मैचअप में आ चुका है। या फिर ये डायरेक्टली बोला था कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का फॉर्मूला क्या है, और वहां पे बहुत सारे फॉर्मूले थे, मतलब बहुत सारे के 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में किसी में यहाँ माइनस ही लगा हुआ था, किसी के यहाँ स्क्वायर भी था। आपने अगर PYQ करे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जेड की वैल्यू लाई करती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, ओके। नाउ क्लियर है? अब बात करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। बेल शेप कर्व है, गोजैन कर्व जिसे हम कहते हैं, सिमेट्रिक अबाउट मीन, हाईएस्ट पॉइंट होगा मीन पे, मतलब यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे। टेल्स अप्रोच बट नेवर टचेस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टेल अप्रोच करती हुई जाएगी बट ये कभी भी इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच नहीं करेगी, ओके। ये इसकी क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वही अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड gives the height of standard normal curve at point z। ये हाइट के बारे में बताता है कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? z पॉइंट पे। स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट z इज इक्वल टू 0, और डिनोट हम कैसे करते हैं? z 0 से लेके 1 तक, ठीक है। ये फीचर्स सारे याद रखना, सारे के सारे फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपकी की क्लास ले रही हूँ, और शायद पूरे यूट्यूब पे आप चेक कर लेना कि फ्री में आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं पे भी चेक कर लेना, जहां पे इतना डिटेल में एक एक चीज को मैंने ले रखा है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन बाइनोमियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रिलेशन है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिंग केस है किसका? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। कब? जब आपकी n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब व्हेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स। वहां पे क्या थे? वहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके कम थे, यहाँ क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके ज्यादा हैं। वहां P0 था ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी था। बोथ P एंड Q आर नॉट वेरी स्मॉल, चाहे P हो Q हो, दोनों ही स्मॉल नहीं है आपके, ठीक है। एज n इंक्रीजेस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही। जब आपकी n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसे अप्रोच कर रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही। रिलेशनशिप बिटवीन पॉइजन एंड नॉर्मल, पॉइजन और नॉर्मल में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिंग केस है किसका? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। मीन या वेरियांस क्या होगा? टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, ठीक है। रिलेशनशिप मैंने आपको दोनों के बता दिए, बाइनोमियल और नॉर्मल में क्या है, पॉइजन और नॉर्मल में क्या रिलेशनशिप है। फीचर्स क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के? कर्व जो px होगा वो बेल शेप होगा विद मिनिमम एट मीन, सिमेट्रिक अराउंड, जब आपकी मीन इसके बराबर होगा और z 0 के बराबर। मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ हम देखते हैं ना, मीन मीडियन मोड बराबर होंगे।
लाइन x इज इक्वल टू म्यू डिवाइड द एरिया अंडर द कर्व इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये जो लाइन है वो दो इक्वल हाफ्स में से डिवाइड करेगी, मतलब लेफ्ट पे भी 0.5 और राइट में भी आपका 0.5 है। स्क्यूनेस 0 मतलब परफेक्ट सिमेट्री को शो कर रहा है। ये क्वार्टर्स जो होंगे वो इक्वी डिस्टेंस होंगे फ्रॉम मीडियन, मीडियन से क्वार्टर्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे आपके होंगे। ये फीचर्स हैं किसके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। ओके नाउ क्या रिलेशन है क्वार्टाइल एंड मीन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में आपके, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो एग्जाम में ना आई हो, सारी चीजें आ चुकी हैं। ये जो करा रही हूँ ये भी इस बार आया था, ये सेम क्वेश्चन आया था, और मैंने जब पीवाईक्यू कराए थे तब भी कराया था। एग्जाम से पहले भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आया था। बीटा वन की वैल्यू 0 स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के केस में, तो स्क्यूनेस में बीटा वन की वैल्यू 0, गामा वन की वैल्यू 0, मतलब परफेक्ट सिमेट्रिक है। कुर्टोसिस के केस में बीटा टू की वैल्यू 3 और गामा टू की वैल्यू 0। तो ध्यान रखना सिर्फ कुर्टोसिस में बीटा टू की वैल्यू 3 है, बाकी सब जो है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो कर्टोसिस में क्या बनता है, मेसोकार्टिकस। अभी तीनों कर्व आपके करवाऊंगी भी मैं, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल्स एंड मीन में क्या रिलेशन है, Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1। या तो आप ये पूरी इक्वेशन याद रखो और उसके बाद इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। इसी लाइन को अगर आप ध्यान रखोगे ना तो भी बहुत है। यहां से भी क्वेश्चन आया Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 2 मीडियन, ठीक है। Q1 ले आओ और Q3 इधर, Q1 आएगा ना यहाँ पे, Q1 प्लस Q3 इज इक्वल 2 मीडियन। तो 2 मीडियन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ किसी भी तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हो, बट क्वार्टाइल और मीन के यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपका पिछली बार ही आया है। नाउ मूवमेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट मीन। तो हमें ये पता है ये सारे ऑड मूवमेंट्स आपके आए थे, क्वेश्चन इसी तरीके से आया था कि ऑड और इवन, इसी तरीके से। हाँ ये क्वेश्चन भी था इस बार, और इससे पिछली बार जब आपका शायद टफ वाला एग्जाम बना था उसमें था ये क्वेश्चन कि ऑड ऑर्डर मूवमेंट, या इसी बार था, ये आप देख लेना। ऑड ऑर्डर मूवमेंट आपके क्या है, 1 2, 2 आपका ऑड नहीं है, 2 आपका इवन है। तो इवन ऑर्डर मूवमेंट्स अलग करके 2 और 4, और ऑर्डर मूवमेंट जो है 1 3 और 5, ये तीनों किसके बराबर है, 0 के बराबर। इवन ऑर्डर में आपका μ2 इसके बराबर है और μ4 इसके बराबर है। फॉर्मूले ध्यान रखना। अब फ्रॉम दिस हम क्या निकाल सकते हैं, बीटा वन हमारा कैसे निकलता है, म्यू थर्ड मूवमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड मूवमेंट का क्यूब, और बीटा टू कैसे निकलता है, फोर्थ मूवमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड मूवमेंट का स्क्वायर। तो वैल्यू ध्यान रखना, बीटा वन की वैल्यू 0 और बीटा टू की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। ये हमने यहाँ पे भी देख लिया, इसको सॉल्व भी करता है। मूवमेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज कैसे निकलती है, 6 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है एग्जाम में। शेप एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफेक्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ px इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड डेविएशन। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किससे रिलेटेड होगी, इसके इनवर्स जो है वो वैल्यू बताती है। अगर आपकी ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, आपका कर्व जो है वो क्या होगा, फ्लैट होगा। अगर आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, आपका कर्व कैसा बनेगा, स्टीपर बनेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ओके नाउ मोड एंड मीन डेविएशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल कर्व में सिर्फ एक ही मोड है, यूनी मॉडल है x इज इक्वल टू म्यू, और मीन डेविएशन अबाउट मीन या मोड या मीडियन सिंस दे आर इक्वल, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीन हो या मीडियन हो या मोड हो, सबका फॉर्मूला आपका क्या होगा, यही होगा। और ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, यहाँ से सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आ चुके हैं। तो ये आपकी जो क्लास है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलती से भी इस क्लास को मिस मत करना। चाहे जो नोट्स ले रहे हैं वो नोट्स से अपना रिवाइज करते रहना, और चाहे जो खुद बना रहे हैं वो खुद से अपना रिवाइज करते रहना। बट ये क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा, कोई भी मिस नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली थी जब लास्ट आपका एग्जाम हुआ था कि अगर किसी ने ये टॉपिक मिस कर दिया तो भूल जाना अपने नंबर, और अभी भी मैं आपको यही चीज कह रही हूँ। नाउ अब अगर हम बात करें क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डेविएशन की, तो फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा, इसके बराबर, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं Q1 किसके बराबर है, म्यू माइनस 0.645 और Q3 0 प्लस। ध्यान रखेंगे क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल डेविएशन यहाँ प्लस है या माइनस है, ये छोटी छोटी गलतियां ही ऑप्शंस चेंज करेंगी और वहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और आपको ये सोचे कि मैम इतनी सारी चीजें हैं ये तो याद ही नहीं होगी, इसमें तो सिर्फ फॉर्मूले हैं। तो देखो ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे आप इसका एक पूरा पेज बना के अपने सामने पेस्ट करो, रोज उसको देखते रहो, रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आपका रिटर्न नहीं है, ये ध्यान रखना।
ये एग्जाम आपका रिटर्न नहीं है कि आपको लिखना है, आपको ऑप्शंस देख के आंसर पहचानने हैं। तो रटने की जरूरत नहीं है, सामने बोर्ड पे पेस्ट कर लो सारी चीजें एक पेज पे और उसे बार बार देखते जाओ। और मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी में भी बताया था कि आप अपने एक पेज बना लो और उस पेज पे 10-12 पेज की एक चीज 15 पेज की एक नोटबुक बना लो हल्की सी, और उसमें वो चीजें नोट करते जाओ जो आपको पता है कि एग्जाम से पहले एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और तीसरा मैं भूल जाऊंगा। ऑब्वियसली ये सारी चीजें कोई भी याद नहीं रख सकता, ठीक है, तो ये भूलने वाली ही चीजें हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कैसे कर रहा है। अब जो करा रही हूँ ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का दो, चाहे आप यूजीसी का दो, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है ना ये कि मैं बार बार चाहे आपको कितना ही बोल लूं, लेकिन फिर भी कई ऐसे होंगे जो गलत कराएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन में क्या रिलेशन है? क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5/6 मीन डेविएशन। ठीक है, ये याद नहीं हो रहा ना, तो सिर्फ एक ये चीज ध्यान रखना, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डेविएशन। 4, 5, 6। अब आपको किसी का भी रिलेशन पूछ ले, स्टैंडर्ड डेविएशन का और क्वार्टाइल डेविएशन का पूछ ले, तो क्या लिखोगे? 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल डेविएशन, क्या रिलेशन है? 6 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2 रिलेशन है किसके बीच में? स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल में। ये आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ एक ये चीज ध्यान रखो और आपका ये पूरा रिलेशनशिप आपको याद। स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर मीन डेविएशन, फिर क्वार्टाइल डेविएशन, SMQ, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, 4, 5, 6। अगर तब भी याद ना हो ना तो फिर भगवान नहीं मान लेके आप लोगों का। इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ नॉर्मल कर्व, इन्फ्लेक्शन पॉइंट लोकेट किस पे किया जाता है? इस पे, x इज इक्वल टू म्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस मींस दैट दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम मीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या डिनोट करता है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है नॉर्मल कर्व का, वो ये डिनोट करता है कि ये इक्विडिस्टेंट है किससे? मीन से। मीन से ये बराबर के डिस्टेंस पे है। अब एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, ये एक एम्पेरिकल वैल्यू है, मतलब टेस्टेड वैल्यू है, और ये वैल्यू आपको क्या बताती है? मैंने यहाँ पे डायग्राम भी लगा रखा है, डायरेक्टली बुक में से है ये डायग्राम। देखो या गूगल से लिया था, या शायद हाँ गूगल से लिया था। बिटवीन -1 +1, -1 और +1 के बीच में जो आपकी वैल्यू रहेगी 68.26 या 68.3 भी लिखा हो सकता है ऑफ डाटा, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। -2 + 2 के बीच में आपकी रहेगी 95.44, क्वेश्चन आ चुका है। -3 + 3 के बीच में आपकी रहेगी 99.73 वैल्यू। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं मैचअप में। और इन टर्म्स ऑफ जेड वैल्यू अगर हम कहें तो -1 टू +1 के बीच में आपकी जेड की वैल्यू है तो 0.6826, -2 + 2 के बीच में आपकी है तो 0.9544, और -3 और +3 के बराबर है तो 0.9973। और इस तरीके से मैंने डायग्राम भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, और डायग्राम से ज्यादा मैं आपको कहूंगी कि ये जो चीज है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैं बार बार कितनी ही कहूंगी, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो 99.73 -3 से +3, फिर आपका -2 से +2 कितनी है? 95.44, -1 से +1 कितनी है? 68.26। ध्यान रखेंगे। नाउ कन्वर्जेंस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, चाहे आपका बाइनोमियल हो, पॉइसन हो, ये दोनों के दोनों कहाँ करेंगे? टेंड्स टू करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही। टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिशर्स जेड डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे अप्रोच करते हैं टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ लार्ज डिग्री ऑफ फ्रीडम। लार्ज डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से ये सारे के सारे अप्रोच किस पे करते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही अप्रोच करते हैं। बाइनोमियल और पॉइसन भी अप्रोच करते हैं कहाँ? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। बेसिस क्या है ऑफ सैंपल टेस्टिंग का? बहुत सारे टेस्ट है, जैसे टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है। ये क्या एज्यूम करते हैं कि जो आपकी पेरेंट पॉपुलेशन है वो क्या है? वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी ये सारे अप्रोच क्या कर रहे हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रोच कर रहे हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम की अगर हम बात करें तो आपका x1 x2 से लेके n तक चले जाओ, रैंडम सैंपल साइज लिया है n तक फ्रॉम अ पॉपुलेशन जिसका मीन है, वेरियांस है, तो सैंपल मीन आपका कैसे कैलकुलेट होगा? सैंपल मीन 1/n समीशन ऑफ xi। ठीक है, is asymptotically normal कब? जब n tends to infinity with mean is equal to mu और variance is equal to standard deviation divided by n, मतलब number of आपके जो ट्रायल्स होंगे वो जो गिवन होंगे। ठीक है, क्या इंप्लीकेशन है आपकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम की? कि जो आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है, इट बिकम अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल रिगार्डलेस ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन।
कि अप्रोक्सीमेटली ये किसके बराबर जाएगा, नॉर्मल के बराबर ही। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज सेंटर्ड एट पॉपुलेशन मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट n। ये क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्टली आपको मतलब फिगर दे, वो नंबर दे रखे थे और आपको इनकी वैल्यू दे रखी थी और आपको सॉल्व करना था, ठीक है। वही है 99.7, 95.4 और 68.2, क्लास में याद हो जाना चाहिए। अब नाउ अब हम बात करते हैं स्क्यूनेस की। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस मींस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फ्रीक्वेंसीज आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द सेंट्रल वैल्यू। स्क्यूनेस आपका डिपेंड करता है रेफर टू द एक्सटेंट ऑफ असिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लिटरल मीनिंग अगर हम कहें तो ये बताता है लैक ऑफ सिमेट्री या असिमेट्री। अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपका परफेक्टली सिमेट्रिकल है तो स्क्यूनेस क्या है, तो स्क्यूनेस आपकी जीरो है, मतलब कोई असिमेट्री ही नहीं है, सब सही है। अगर परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्क्यूनेस क्या है, जीरो है, ठीक है। और स्क्यूनेस का मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या मतलब है कि क्या असिमेट्री है, लैक ऑफ सिमेट्री को दिखाता है। टाइप ऑफ स्क्यूनेस, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड या जीरो स्क्यूनेस। जीरो स्क्यूनेस के केस में मीन और मॉड बराबर होते हैं। टेल लेंथ दोनों ही साइड क्या है, इक्वल है। नेगेटिव स्क्यूड का मतलब क्या है, ये लेफ्ट स्क्यूड होगा, और राइट का मतलब क्या है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। मतलब टेल इज लॉन्गर ऑन द राइट साइड में आपकी टेल ज्यादा होगी, और उस केस में क्या होगा, मीन इज ग्रेटर देन मोड। मीन आपका ग्रेटर देन होगा किससे, मोड से। और नेगेटिवली स्क्यूड है, इसका मतलब क्या है, टेल आपकी लॉन्गर है किस पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसका मतलब मीन लेस देन है किससे, मोड से। जीरो स्क्यूनेस का मतलब क्या है, टेल आपकी दोनों साइड क्या है, इक्वल है, मतलब यहाँ पे मीन और मोड दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। की पॉइंट्स हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि स्क्यूनेस क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ असिमेट्री, कितनी असिमेट्री है। मोड प्ले करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग द स्क्यूनेस, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या चेक करने के लिए कि क्या स्क्यूनेस है। इन बेल शेप या यूनी मॉडल डाटा में कॉमन इन नेचर है, जो स्क्यूनेस इज इजी टू विजुअलाइज, मतलब अगर बेल शेप है तो हम देख के बता सकते हैं ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। आप शेप देख के बता सकते हो कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या फिर ये नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है, शेप देख के। समरी हम क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में स्क्यूनेस जीरो होगी, पॉजिटिवली स्क्यूनेस है तो मीन ग्रेटर देन मोड होगा, नेगेटिवली स्क्यूनेस है तो मोड ग्रेटर देन मीन होगा, ठीक है। पॉजिटिव में मीन ग्रेटर देन होगा, ठीक है, नेगेटिव में मोड ग्रेटर देन होगा, ओके। नाउ देखो डायग्राम बनाते हैं। नेगेटिव लेफ्ट साइड के मीन, मीडियन, मोड। मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। नॉर्मल में तीनों बराबर है, मीन, मीडियन, मोड। पॉजिटिव में क्या है, मोड, मीडियन और मीन। किस साइड इसकी टेल है, राइट हैंड साइड इसकी टेल है, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजर ऑफ स्क्यूनेस, क्या एक अच्छे स्क्यूनेस के क्या क्या फीचर्स हैं, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले ये एक यूनिट फ्री नंबर है, मतलब ये अलाउ करता है कंपैरिजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स। जीरो फॉर सिमेट्री, सिमेट्री केस में जीरो, मेजर शुड बी जीरो। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो आप मेजरमेंट करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव स्क्यूनेस। रेंज वेरिएशन, ये वेरी करता है कंटिन्यूअसली फ्रॉम एक्सट्रीम नेगेटिव टू एक्सट्रीम पॉजिटिव स्क्यूनेस। इसकी रेंज कहाँ रहती है, एक्सट्रीम नेगेटिव से एक्सट्रीम पॉजिटिव, ओके। नाउ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस और उसके बाद आपका रिलेटिव, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस की, तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस के केस में मीन माइनस मीडियन या मीन माइनस मोड, देखते हैं जिस हिसाब से आपको गिवन हो। Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। कैलकुलेट डायरेक्ट यही चीज पूछी थी, ये फॉर्मूला ही पूछा था डायरेक्टली। Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, Q3 माइनस Q2 प्लस Q1, ये हो जाएगा। तो Q3 माइनस 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 2Q2 प्लस Q1, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो गिवन हो सकता है। फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 मीडियन और Q3 आपका थर्ड क्वार्टाइल। नाउ रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बताता है। रिलेटिव मेजर किससे यूज किया जाता है, फॉर कंपेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेट कर रहा है ना किसी से, तो कंपेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। प्योर नंबर्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स है। फॉर्मूला क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का,
एब्सोल्यूट स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, एब्सोल्यूट स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अगर मैं समरी की बात करूं तो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस जो मेजर करता है एक रॉ डिफरेंस बताता है, जबकि आपका जो रिलेटिव स्क्यूनेस है, जो हम कॉफिशिएंट निकाल रहे हैं, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करके, ये अलाउ करता है कि आप एक यूनिट फ्री कंपैरिजन कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच में, कंपैरिजन आप कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। ओके, नाउ ये इंपॉर्टेंट है आपका पियर्सन्स बेटा गामा कोफिशिएंट और कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सबसे पहले हम करते हैं पियर्सन्स बेटा कोफिशिएंट बीटा 1। ये डिफाइन करता है सेंट्रल मोमेंट को यूज करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो बीटा 1 हमें पता है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब, ठीक है, थर्ड मोमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट का क्यूब। ओके, नाउ किसलिए यूज किया जाता है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस के लिए। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। नेक्स्ट आता है पियर्सन्स गामा कोफिशिएंट। गामा की वैल्यू क्या है, μ3 डिवाइडेड बाय इसका क्यूब, ठीक है, μ3 डिवाइडेड बाय आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब। या फिर ये भी मेजर करता है स्क्यूनेस। पॉजिटिव गामा 1 है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव वैल्यू आ गई तो नेगेटिव स्क्यूनेस, प्लस माइनस रूट बीटा 1 की वैल्यू है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। नाउ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट की बात करें तो ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन आ चुका है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, स्क्यूनेस 0 होगी। स्क्यूनेस ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड है, इसका मतलब मीन इज ग्रेटर देन मोड है, ठीक है। स्क्यूनेस आपकी लेस देन 0 है, इसका मतलब नेगेटिवली स्क्यूनेस है, मीन लेस देन मोड है। इतनी बार इसलिए ये है कि आपको यही क्लास में याद हो जाए ये सारी चीजें। टिपिकली मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में स्क्यूनेस लाई करती है -1 से +1 के बीच में। अगर आपके क्वेश्चन में मोड वेल डिफाइंड नहीं है तो आप फिर कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्योंकि मोड हम कैसे निकालते हैं, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसी तरीके से निकालते हैं। तो हम वो वैल्यू डायरेक्टली, अगर आपको मोड नहीं दे रखा तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जनरली लाई करता है किसके बीच में, -3 से लेके +3 तक लाई करता है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। नाउ समरी क्या है, बीटा 1 गामा 1 बेस होता है मोमेंट्स पे, थ्योरेटिकल है, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है इसका यूज। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। रेंज है इसकी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की -3 से +3, ये जो मैंने अभी बताई है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जनरली लाई करता है किसके बीच में, -3 से +3 के बीच में लाई करता है, ध्यान रखेंगे। नाउ अब बात करते हैं बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की। ये मेथड बेस्ड है किस पे, क्वार्टाइल्स पे। ये फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये गिवन है इस तरीके से, Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल 1। या फिर हमने जैसे मैंने इसको पहले सॉल्व करके रखा था तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, Q3 माइनस 2Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन सारी गिवन होगी, फॉर्मूला आए तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो, वरना डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जा सकता है तो वो फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। और फिर इसको फर्दर जो इन्होंने किया है ना, Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस माइनस प्लस Q1, इसको आगे जो ये सॉल्व कर रखा है इन्होंने, Q3 माइनस 2Q2 प्लस Q1, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। ये नहीं बाद में सोचेंगे कि अरे ये तो हमने ऐसे ही याद कर लिया, इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये दिमाग उस वक्त लगाना है एग्जाम में कि किस तरीके से आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के हिसाब से आप आंसर दोगे। अगर ऑप्शन आपका ये पहले वाले फॉर्मूले की तरह है तो आप उस तरीके से आंसर दोगे, इस तरीके से है तो, वरना इस तरीके से इसको फर्दर सॉल्व करके है तो ये आंसर होगा, ये ध्यान रखेंगे। ओके, सो जो वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस है वुड बी 0 इफ इट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिवली स्क्यूड, लेस देन 0 नेगेटिवली स्क्यूड, और इसकी वैल्यू जो रहेगी +1 से लेके -1 तक, बोले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की, ठीक है। अब देखो, अगर कोई स्क्यूनेस नहीं है, मतलब कोई असिमेट्री नहीं है, जब तीनों बराबर हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिक है, मीन मीडियन मोड तीनों बराबर हैं। ग्रेटर डिफरेंस अमंग देम, जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा उतनी ही ज्यादा स्क्यूनेस आएगी, उतनी ही ज्यादा असिमेट्री आएगी। फ्रीक्वेंसीज अराउंड मोड, अगर फ्रीक्वेंसीज बोथ साइड्स ऑफ द मोड आर इक्वल, अगर फ्रीक्वेंसी दोनों साइड ऑफ द मोड की इक्वल है तो कोई स्क्यूनेस नहीं है। अगर क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल से देखा जाए तो Q1 एंड Q3 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन है तो नो स्क्यूनेस।
अगर आपका डिसाइल और परसेंटाइल 19 या 199 ये इक्वी डिस्टेंस है मीडियन से, तो भी कोई स्क्यूनेस नहीं है। ये डिसाइल है, ये परसेंटाइल है पी। डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन और मोड, इफ सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम दीज वैल्यू इक्वल है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या है, सिमेट्रिक है। ये आप स्टेटमेंट वाइज ही ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से स्टेटमेंट वाला आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये रिमार्क है स्क्यूनेस के बारे में, ठीक है। स्टेटमेंट वाले आपके क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। नाउ ग्राफिकल टेस्ट की बात करें तो हमें पता है नॉर्मल कर्व है, कर्व इज फोल्डेड एट द मिडल एंड वन हाफ ओवरलैप द अदर, कंप्लीटली नो स्क्यूनेस। यस, नाउ अब हम बात करते हैं कर्टोसिस की। इसकी डेफिनेशन दी कार्ल पियर्सन ने। कर्टोसिस का मतलब क्या है, कन्वेक्सिटी ऑफ अ कर्व, कर्व कितना कन्वेक है। मेजर ऑफ फ्लैटनेस एंड पीकनेस, कितना ये पीकनेस को शो कर रहा है। स्क्यूनेस ये बताता है स्प्रेड, कितना फैलाव है, जबकि कर्टोसिस ये हाइट बताता है। ये हाइट कौन बताता है, ये हाइट बताता है आपका कर्टोसिस। कंपेयर्ड रिलेटिव टू नॉर्मल कर्व मेसोक्रेटिक, कितने टाइप के आपके कर्टोसिस हैं, लेप्टोक्रेटिक, प्लैटिकर्टिक और मेसोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक कब, जब आपका कर्व मोर पीक्ड है देन नॉर्मल कर्व, अभी मैं डायग्राम से भी बताऊंगी। प्लैटिकर्टिक कब, जब कर्व आपका फ्लैटर है देन नॉर्मल कर्व, और मेसोक्रेटिक कब, जब आपका नॉर्मल कर्व है, ठीक है। समरी क्या है, स्क्यूनेस आपकी असिमेट्री को मेजर करता है, कर्टोसिस आपकी पीकनेस या फ्लैटनेस को मेजर करता है। नॉर्मल कर्व क्या कहता है, सिमेट्रिकल मतलब नो स्क्यूनेस, एंड मेसोक्रेटिक मतलब अगर मेसोक्रेटिक है तो इसका मतलब वो किसको रेफर कर रहा है, वो कर्टोसिस को रेफर कर रहा है, कि वो उसकी किसके बारे में बताना चाहता है, हाइट के बारे में बताना चाहता है, इस चीज के बारे में, पिकेडनेस के बारे में बताना चाहता है कि कितना पीक्ड है आपका जो कर्व है। क्लियर है। नाउ यस, अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, कर्टोसिस, लेप्टोक्रेटिक एंड प्लेटोकर्टिक। देखो सबसे पहले लेप्टोक्रेटिक कर्व का मतलब क्या है, इसका मतलब है लेप्टो। लेप्टो का मतलब क्या होता है, स्लेंडर या फिर नैरो, कितना नैरो है। शेप, कर्व इज मोर पीक्ड देन नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व से ज्यादा पीक्ड होगी लेप्टोक्रेटिक। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मोस्ट फ्रीक्वेंसीज आर कंसेंट्रेटेड अराउंड द मीन। फ्रीक्वेंसीज किसके बीच में, अराउंड द मीन है ना, मतलब -1 से लेके +1 के बीच में ही है, आर मोर देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशन क्या होगी, कर्टोसिस आपका लेस देन 0.263 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या बनेगा, इसका मतलब लेप्टोकर्टिक बनेगा। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। अगर आपका कर्टोसिस लेस देन 0.263 है तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होगा, लेप्टोकर्टिक होगा। प्लैटिकर्टिक के केस में क्या होगा, प्लैटिक का मतलब होता है फ्लैट, ब्रॉड, वाइड, मतलब नॉर्मल कर्व से ज्यादा फ्लैट होगा। अभी ये डायग्राम में भी बता दूंगी, ठीक है। LMP अल्फाबेटिकली, बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेप्टोकर्टिक, इक्वल टू 3 मेसोकर्टिक और लेस देन 3 प्लेटोकर्टिक। इसकी इसका कर्व जो होगा वो फ्लैटर देन होगा नॉर्मल कर्व से। फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें तो फ्यूअर फ्रीक्वेंसीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड द मीन, और जबकि यहाँ पे लेप्टोकर्टिक में ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होंगी मीन के अराउंड। ये लेप्टोकर्टिक सबसे बड़ा है ना, तो सबसे ज्यादा मीन के अराउंड इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, प्लेटोकर्टिक की सबसे कम होगी, ठीक है। Hence frequencies -1 to +1 आर लेस देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी विद इन -1 to +1 से कम है। कंडीशन क्या है कि अगर कर्टोसिस आपका 0.263 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ये प्लैटिकर्टिक है। अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, ये लेप्टोकर्टिक है। ओके, नाउ ये आपका डायग्राम, ये आप सबने देखा होगा, ये आपका लेप्टोकर्टिक, फिर मेसोकर्टिक, और फिर आपका क्या है, प्लेटोकर्टिक। ओके, मतलब अल्फाबेट है ना, JKLMNOP, तो LMP इसी तरीके से याद रखना है। नाउ मेजर्स ऑफ कर्टोसिस, ये फॉर्मूले हैं, ये आप डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। सबसे पहले कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ कर्टोसिस, फॉर कैलकुलेटिंग द कर्टोसिस द सेकंड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट ऑफ वेरिएबल आर यूज्ड। कर्टोसिस कैलकुलेट करने के लिए आपको सेकंड चाहिए मोमेंट और फोर्थ सेंट्रल मोमेंट चाहिए। फॉर्मूला क्या है, गिवन बाय कार्ल पियर्सन्स, बीटा 2 आपका क्या देखा है, फोर्थ मोमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट का स्क्वायर, जो हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, और गामा 2 की वैल्यू क्या है, बीटा 2 में से आप 3 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा। सेकेंड मोमेंट, सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट है ये फोर्थ है। डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 है, अगर बीटा 2 की वैल्यू आपकी 3 आ जाती है तो इसका मतलब गामा 2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 - 3, तो क्या आएगी, 0। 0 मतलब आपका कर्व क्या बनेगा, मेसोकर्टिक बनेगा। अगर बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 है, अगर ये लेस देन 3 आती है, मतलब मान लो 2 आ गई, तो ये माइनस में बनेगा, मतलब लेस देन 0 बनेगी गामा 2 की वैल्यू, और लेस देन 0 बनेगी तो कर्व कैसा बनेगा, प्लैटिकर्टिक बनेगा। अगर बीटा 2 की वैल्यू मोर देन 3 है, मतलब मान लो ये 4 है, तो 4 में से 3 के क्या, मान लो 1 आया,
तो ये आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, गामा 2 की वैल्यू, तो कर्व आपका क्या बनेगा, लेप्टोकर्टिक बनेगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे और ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। नाउ मूवमेंट्स, अब हम बात करते हैं मूवमेंट्स की। एक ही क्लास में सारी चीजें मैं इसलिए कवर करा रही हूँ, कई लोगों को ये लगेगा कि मैम क्यों ही करवा रहे हो, बट देखो इसके बाद आपकी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की अब तक मतलब पर्टिकुलर यूट्यूब पे कोई भी मैराथन वगैरह कोई भी क्लासेस नहीं हुई है वीडियो थ्योरी को लेके, तो मुझे वो करवाना जरूरी है क्योंकि मेल आए हैं कि आपका जेकेपीएससी का शायद एग्जाम है 14 सितंबर को आई थिंक, तो उससे पहले रिक्वेस्ट है कि मैम आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स करा देना, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे वो नहीं है, आपके यूट्यूब चैनल पे वो एक पर्टिकुलर यूनिट है जो नहीं है, बाकी सारी यूनिट्स मैंने कहीं ना कहीं करवा रखी है, माइक्रो भी मैक्रो भी, और वो भी मैं करवाई दूंगी। अब ये सोचोगे मैं माइक्रो मैक्रो नहीं करा रही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं इंसान हूँ और मैं सारी चीजें एक साथ नहीं करा सकती, बट अभी किसी का एग्जाम है तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका तो दिसंबर में होगा यूजीसी का, और आपके लिए तो अच्छी चीज है ना कि बाकी सारी यूनिट्स आपकी कवर हो जाएंगी। इंटरनेशनल की पीडीएफ्स मैंने बनाना शुरू कर दिया है, और तो टाइम लगता है उन सब चीजों में, इसलिए है थोड़ा, वरना कोशिश करती हूँ मैं जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट आती है वो सारी की सारी फुलफिल हों, बट टाइम लगता है उस चीज में, इसलिए दिक्कत है बस, क्योंकि हर चीज अब प्रोवाइड करना इतना भी आसान नहीं होता ना, मेहनत भी तो लगती है। मूवमेंट्स, मूवमेंट्स आर द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अर्थ पावर ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम आइदर द मीन, और या फिर किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। दे आर स्टेटिस्टिकल मेजर दैट डिस्क्राइब द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो स्टेटिस्टिकल मेजर है जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के फीचर के बारे में बताते हैं कि आपका फीचर कैसा है। टाइप ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके रॉ मूवमेंट्स, रॉ मूवमेंट्स क्या मेजर करता है, मेजर अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ए, कोई भी पॉइंट आर्बिट्रेरी मतलब मान लिया एक पॉइंट ए, अगर वो आपका 0 है तो इसका मतलब आपका कॉल्ड मूवमेंट्स अबाउट द ऑरिजिन, कि वो ऑरिजिन की बात करेगा। अगर ये आपका अर्थमेटिक मीन है तो इसका मतलब वो किसकी बात करेगा, सेंट्रल मूवमेंट की बात करेगा। तो फर्स्ट रॉ मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन मीन के बराबर, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट 0 के बराबर, सेकेंड रॉ मूवमेंट मीन स्क्वायर डेविएशन के बराबर, सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट वेरियांस के बराबर, थर्ड एंड फोर्थ मूवमेंट ये यूज किया जाता है टू मेजर स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। जब हमने म्यू3 और म्यू4 किया ना, ये म्यू3 स्क्यूनेस बताता है, म्यू4 आपका कर्टोसिस बताता है। सेकेंड जो आपका सेंट्रल मूवमेंट है म्यू2, वो किसके बारे में बताता है, वेरियांस के बारे में बताता है। और फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट जो है आपका म्यू1, वो किसके बारे में बताता है, मीन के बारे में बताता है। जो हम इतनी देर से म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 हम बोल रहे हैं ना, वो क्या है, मीन है, वेरियांस है, आपका स्क्यूनेस है, आपका कर्टोसिस है। ठीक है, तो ये सारे मूवमेंट ही बताने हैं आपके। 3 टाइप ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, मीन से मतलब किसी सेंट्रल मूवमेंट से, ऑरिजिन मतलब कोई रॉ मूवमेंट हमने ले लिया। ठीक है, नाउ मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, व्हेन द एक्चुअल मीन इज इन फ्रैक्शन, जब आपका एक्चुअल मीन फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, मूवमेंट्स आर फर्स्ट कैलकुलेटेड अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड देन कन्वर्टेड टू मूवमेंट्स अबाउट द एक्चुअल मीन। तो अगर आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो सबसे पहले मूवमेंट जो कैलकुलेट किया जाएगा, किसी भी पॉइंट से आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद उस मूवमेंट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्चुअल मीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, तो हम इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। जब हमारे सामने एक अनग्रुप डाटा है, मतलब हमें x1 x2 से लेके xn तक n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, वेरिएबल x एंड देयर मूवमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट a, तो जीरो ऑर्डर मूवमेंट अबाउट a हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूले मैचअप में आएंगे। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट है, देखो एक मेन फॉर्मूला ये ध्यान रखो कि फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट म्यू1 इज इक्वल टू समीशन u, i की वैल्यू 1 तक लिया है, फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट है, xi माइनस a, पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाय n। सेकेंड ऑर्डर मूवमेंट में पावर क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 ही है। थर्ड ऑर्डर मूवमेंट में पावर क्या है यहाँ पे 3, फोर्थ ऑर्डर मूवमेंट में यहाँ पावर क्या है 4। बस इतना ही ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है। ग्रुप डेटा के केस में, ग्रुप डेटा के केस में ये वहां पे हम n लेते हैं, नंबर ऑफ आपकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे सम ले लेंगे, कैपिटल N का मतलब सम होता है। ठीक है, तो ग्रुप डेटा के केस में मतलब यहाँ पे मिड वैल्यू है या फिर क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, जैसे 10 से लेके 15 तक, 15 से लेके 20 तक, या फिर x और f दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो वो ग्रुप डेटा है। सिर्फ आपको एक x की वैल्यू दे रखी है तो आपका अनग्रुप डेटा है। तो उस केस में आपकी जो जीरो ऑर्डर मूवमेंट है निकलेगा, वो किससे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी लेंगे, fi फ्रीक्वेंसीज बस ऐड हो जाएंगी, और जीरो ऑर्डर मूवमेंट में 0, फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट में यहाँ 1 लिख दिया, सेकंड में 2 लिख दिया, थर्ड में 3 लिख दिया। इस तरीके से आप फॉर्मूला जो है वो याद कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है फॉर्मूलेज को याद करने का। ठीक है, अगर मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन है, ऑरिजिन के केस में
इन केस जब आर्बिट्रेरी पॉइंट ए 0 लिया गया, उस केस में क्या होगा? अब ए की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 0। यहाँ पे तो हमने ए रखा है, क्यों? क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट से लिया। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स में हमने अनग्रुप डाटा की भी निकाल ली और ग्रुप डाटा की भी निकाल ली। ठीक है, ग्रुप मतलब क्लास इंटरवल और मिड वैल्यूज की भी। लेकिन जब आपका ये आर्बिट्रेरी पॉइंट 0 लिया, तो वी गेट द मोमेंट्स अबाउट द ऑरिजिन। तो फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट आपका क्या आएगा? यहाँ पे ए की जगह क्या रख दो? 0। सेकेंड ऑर्डर मोमेंट में ए की जगह 0 रखा और पावर 2। थर्ड ऑर्डर मोमेंट में ए की जगह 0 रखा, पावर 3। फोर्थ ऑर्डर मोमेंट में ए की जगह 0 रखा, पावर 4। क्लियर है? ठीक है। अगर ग्रुप डेटा है, आर्बिट्रेरी मोमेंट है, ए इज इक्वल टू 0, तो 1/n समीशन एफ आई एक्स आई हो जाएगा। 1/n समीशन एफ आई एक्स आई की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि सेकंड है। थर्ड है तो एफ आई से होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज है। ग्रुप डेटा है क्योंकि पावर 3 हो जाएगी। इसमें कुछ है नहीं, इसमें मैं कुछ समझा भी नहीं सकती, ये सिर्फ आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला आ सकता है। मोमेंट अबाउट मीन है, तो मीन रख दो। यहाँ पे पहले आप आर्बिट्रेरी था तो हमने यहाँ पे ए रखा। ठीक है, उसके बाद बोला आर्बिट्रेरी आपका 0 है, ऑरिजिन से है, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह 0 रख लिया। अब बोला है मोमेंट अबाउट मीन निकालना है, तो मीन की वैल्यू रख दो, xi माइनस मीन अपॉन एन, अनग्रुप के लिए। और अगर यहाँ पे ग्रुप होता तो हम क्या करते? xi माइनस मीन अपॉन कैपिटल एन हो जाता, क्योंकि हम सम करते फ्रीक्वेंसीज का। तो ये 1 है, फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट में पावर लगा दी 1, सेकेंड ऑर्डर मोमेंट में पावर लगा दी 2 और थर्ड ऑर्डर मोमेंट में पावर लगा दी 3। बस, और कुछ नहीं किया। ग्रुप डेटा के केस में बस वही जो मैंने बताया, पावर कैपिटल एन रख दिया। यहाँ पे मीन से ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे मीन लिख दिया। क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि जो आपका क्वेश्चन है, मैचअप नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे कि आपको मोमेंट अबाउट मीन दे रखा है तो यहाँ मीन रख दो। अगर मोमेंट अबाउट आपको दे रखा है कि आर्बिट्रेरी पॉइंट आपका 0 है, ए आपकी 0 है, तो यहाँ 0 रख लो। अगर यहाँ पे बोला है कि हमने जो मोमेंट लिया है वो ए से ही लिया है, आर्बिट्रेरी पॉइंट से ही लिया है, तो यहाँ पे ए रख लो। बस इतना सही है, बाकी सब तो आपका सेम ही है। तो ये सारे आपके क्या थे? फॉर्मूले। आई होप कि आपको ये पीडीएफ देख के ये समझ में आ गया होगा और ये क्लास देख के ये समझ में आ गया होगा कि आपका कोई भी पॉइंट इस टॉपिक से मिस नहीं होगा। और इतनी मेहनत के बाद भी अगर आप शेयर नहीं कर रहे ना, तो फिर तो आपसे कोई उम्मीद रखी भी नहीं जा सकती है कि इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, इतनी सारी चीजें आपको फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड कर रही हूँ क्लास, जिसके लिए लोग कितना चार्ज करते हैं, बट फिर भी आप अगर कदर करो तो आपकी मर्जी, ना करो तो आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अच्छे से एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है, रिजल्ट दिखाना है, मेरी यही उम्मीद है आप सबसे। टेक केयर एंड बाय बाय।